नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 89 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं शो में हम आपके लिए। नतीजों का सिलसिला लगातार जारी है और कल आने वाले हैं अदानी पोर्ट्स के नतीजे। क्या उम्मीद की जानी चाहिए, बाजार क्या उम्मीद लगाए बैठा है, आपको देंगे एनालिसिस शो में आगे। एक और नई एयरलाइन बहुत जल्दी ही हमारे देश में आने वाली है, वो है आकाशा। उसके नए नवेले प्लेन की पहली झलक होगी शो में शामिल। साथ ही साथ कल के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे। और शुरुआत बाजार से करते हैं, जहां हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में तेजी तो रही, लेकिन अंत तक ये टिक नहीं सकी। दिन के आखिरी घंटे बाजार ने अपनी बढ़त गंवा दी। निफ्टी 51 अंक गिरकर 16,200 के करीब बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी इस शिखर से 550 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। दिन भर बाजार में क्या हलचल रही, जानने के लिए चलेंगे मेरी सहयोगी मानसी दवे के पास। बाजार की शुरुआत काफी अच्छी होती हुई दिखी। हफ्ते की शुरुआत हम यही देख रहे थे, काफी पॉजिटिव मोमेंटम था। हालांकि एशियाई बाजार से भी सेंटिमेंट्स जो थे वो पॉजिटिव नजर आए, लेकिन दिन के दौरान फिर वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आ गए। काफी सारी खबरें आती हुई दिखी ओवर द वीकेंड, जिसका एक इम्पैक्ट था सेक्टर स्पेसिफिक। जब पेट्रोल डीजल की हम बात करें उसमें पर्टिकुलरली जिस तरह से खबरें आती हुई दिखी, एक्साइज ड्यूटी वैट की कटौती की खबरें, उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। स्टील प्राइसेस में जो मेजर स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट में जो बढ़त की खबर आती हुई देखने को मिली, इसका एक इंपैक्ट था जो कि स्टील स्पेस पर देखने को मिला। ये तमाम स्पेसेस थे जिस पर नजर रखनी। मेटल स्पेस में हमने देखा काफी हद तक गिरावट हावी होती हुई दिखी, और ये खबर जो आती हुई दिखी कि मेजर स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स में बढ़त की जाएगी, इसका सीधा असर ये होता हुआ दिखेगा कि जो डोमेस्टिक कंपनियां अपने एक्सपोर्ट्स करती हुई एक्सपोर्ट्स कम कर देगी या खत्म करने के बारे में सोचेगी, और सप्लाई बढ़ती हुई डोमेस्टिक मार्केट्स में दिखेगी, जिसके चलते प्राइस करेक्शन का खतरा बन सकता है। और इसी वजह से हमने मेटल स्पेस को बुरी तरह से टूटता हुआ आज देखा। लॉजिस्टिक्स कंपनियां, कई खबरें एक सेक्टर के लिए जो नेगेटिव होती है दूसरे के लिए पॉजिटिव भी साबित होती हुई दिखती है। इनपुट कॉस्ट कंसर्न्स जो थी लॉजिस्टिक्स के लिए जो कम होती हुई देखने को मिली, इसका एक इम्पैक्ट रहा। पेट्रोल डीजल प्राइसेस को लेकर जो खबरें आई, इसका एक इम्पैक्ट रहा, जिसके चलते लॉजिस्टिक्स में अपमूव्स हमने देखे। वीआरएल, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, अल्कार्गो, टीसीआई एक्सप्रेस जैसे स्टॉक्स करीब 6 से लेकर 9% तक की बढ़त यहां पर दिखा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ ये एक्साइज ड्यूटी जो डीजल पर है उसे रिडक्शन की खबर जो आती हुई दिखी, इसी के तर्ज पर। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड की अगर बात करें, अच्छी तेजी के बीच इस स्टॉक में कारोबार हमने देखा, अच्छे नतीजे थे, उसका एक इम्पैक्ट आता दिखा। लेकिन डिविज लैब कंपनी के नंबर्स ऑफकोर्स अच्छे थे, लेकिन कंपनी ने अपनी कमेंट्री में कोई गाइडेंस नहीं दी, और इसी के चलते हमने देखा करीब 10% की गिरावट के साथ लोअर सर्किट भी स्टॉक ने एक बार टच करके दिखाया। इसके अलावा इन्फोसिस, एचयूएल, एलएनटी, मारुति, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार को आज दिन भर संभालते रहे। लेकिन टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, डिविज लैब जैसे स्टॉक्स में गिरावट ही हावी होती हुई दिखी। मिड कैप में इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कॉनकोर, अशोक लेलैंड में अच्छी खासी बढ़त हमने देखी, और बिकवाली जो है जिंदाल स्टील, सेल, अमारा राजा, बीएचईएल, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में देखी। और आखिर में अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझेंगे, सिर्फ 2 सेक्टर्स थे जो कि क्लोज होते हुए अच्छी तेजी दिखा रहे थे, आईटी और ऑटोमोबाइल स्पेस। यहां पर हमने अपमूव जरूर देखे और क्लोजिंग भी हरे निशान के साथ हुई। लेकिन इसके अलावा मेटल कह लीजिए, फार्मा, सरकारी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, हर तरफ गिरावट हावी होती हुई दिखी। तो शुरुआत अच्छी, लेकिन क्लोजिंग होते होते बाजार में सुस्ती नजर आई, और गिरावट के साथ लाल निशान पर ही तमाम इंडेक्स में क्लोजिंग हमने देखी। बिल्कुल, तो वो दिन भर बाजार का हाल था। बेरिंग प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स के आरुल मेहरा का कहना है कि कमोडिटी कंपनियों में अगले 5 साल के नज़रिए से निवेश के बेहतर मौके बनते दिख रहे हैं। साथ ही ऑटो, सॉफ्टवेयर और केमिकल, इसके अलावा फार्मा शेयरों में निवेश के मौके तलाशने चाहिए। हमारा व्यू हमेशा रहता है कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है। तो अगर आप पिछले 10 साल देखिए तो कमोडिटी सेक्टर में बहुत अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ है। और आप इंडिया देखिए या ओवरसीज देखिए, लास्ट 2 साल में बिकॉज ऑफ कोविड डिमांड सप्रेस रही है। अब इंडिया में अब रियल एस्टेट, ऑटो, इन सबको देख लीजिए तो रियल एस्टेट, हमारा तो हाउसिंग सेक्टर 10 साल से डाउन था। ऑटो में इस साल भी वी हैव नॉट गॉन टू इवन 2019-20 नंबर्स। तो ये लोग सब बिलो ट्रेंड कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटीज। सारी दुनिया में कोविड से निकलने के लिए सब गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कमोडिटीज यूज होती है। तो हमको लगता है, और एक और पॉइंट कमोडिटीज के लिए इंपॉर्टेंट, अगर आप 1970s की डिकेड से देखिए कि क्या हुआ था वहां पे। वॉर हुआ था, यौम किपुर वॉर, आई थिंक लोगों को पता है, और एक ऑयल एम्बार्गो हुआ था, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे। तो ग्लोबली ग्रोथ कम रहा था, स्टॉक मार्केट रिटर्न उतना अच्छा नहीं रहा था, बट आउट परफॉर्म किया था रियल एसेट्स और कमोडिटीज ने। तो
थिंक नेक्स्ट 5 इयर्स एंड थोड़ा ये डिपेंड करता है माइक्रो मार्केट पे भी कि आप कौन सी कमोडिटी की बात कर रहे हैं, उसका स्पेसिफिक डिमांड सप्लाई कैसा है, उस that analysis aside, but as a theme, I think commodities and even rented real estate पे you can take थोड़ा सा leverage लेके कर सकते हैं. तो ये सब आउट परफॉर्म करने के आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ता जा रहा है इन्फ्लेशन की वजह से. तो ये नेक्स्ट 5 साल के लिए अच्छा ट्रेड होना चाहिए. चलिए, वो तो था बाजार पर नजरिया, लेकिन कल क्या करना चाहिए आपको और कहां पर फोकस होना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं मेरे साथ, शर्मिला जोशी और किरण जानी. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत. किरण, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा. हमने देखा काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आज बाजार में देखने को मिली, लेकिन 16,200 के लेवल को अभी भी होल्ड किए हुए हैं. क्या मतलब निकालना चाहिए एक ट्रेडर के लिहाज से आज की क्लोजिंग का? गुड इवनिंग एवरीवन. सो ओवरऑल अगर हम लास्ट 2 दिन का जिस तरह से प्राइस एक्शंस आ रहा है उसको हम समझने की कोशिश करें तो फ्राइडे के सेशंस में हमने देखा था कि एक शानदार तेजी हमने देखी, और आज के सेशन में भी देखा कि मार्केट एक ऊपरी स्तर पे खुला लेकिन टिक नहीं पाया. ओवरऑल आप मार्केट ब्रेथ भी देखोगे तो नेगेटिव थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस महीने की ऑप्शंस एक्सपायरी या तो जो डेरिवेटिव एक्सपायरी है उनके डेटा देखोगे, सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के जो रोल ओवर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा रहे हैं कंपेयर टू लास्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ. सो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए. अब लेवल वाइज में बात कर लेता हूं कि जैसे अभी निफ्टी का क्लोजिंग जो है वो 16,160 के आसपास आया है. अगर आप ऑप्शंस डेटा देखोगे तो कहीं ना कहीं 16,300 की कॉल राइटिंग में हम देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग आया है. अब मार्केट अगर 16,300 के नीचे है तो 16,300 के कॉल राइटर्स को इतना डरने की जरूरत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं 23,000 लॉट का शॉर्ट कवरिंग वहां देखने को मिला है जो एक बुलिश साइन है. और जैसे आपने बताया कि 16,200 के स्तर कितने इंपॉर्टेंट है, तो 16,200 के ऊपर अगर हम कॉल राइटिंग पुट राइटिंग देखे पहले तो 66,000 लॉट की है, और अगर कॉल राइटिंग देखे तो मात्र ओनली 45,000 लॉट्स की है. सो कहीं ना कहीं 16,200 का लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. अगर 16,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है या तो ओपन होता है तो देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक सुपीरियर रैली देखें जहां पे 16,300 350 के लेवल देखें, और जिस दिन भी 16,300 के ऊपर मार्केट बंद देता है तो क्लियरली एक डबल बॉटम ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा निफ्टी के चार्ट ऊपर. तो ओवरऑल हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर पॉजिटिव है. सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में जिस तरह से 33,160 के लेवल से आज का जो हाई है 34,850, उसके ऊपर अगर मैं रिट्रेसमेंट प्लॉट करूं तो कहीं ना कहीं 50% का जो सपोर्ट है वो 34,000 के आसपास आ रहा है, और उसी के साथ अगर हम ऑप्शंस डेटा मर्ज करें तो 34,000 के ऊपर जो पुट राइटिंग हुई है वो काफी अच्छा सपोर्ट दे रही है मार्केट को. 83,000 लॉट की है. सो ओवरऑल अगर कल बैंक निफ्टी 34,000 से 33,900 के बीच में आती है तो वहां हमें लॉन्ग करना चाहिए, और निफ्टी में एक कंडीशनल बाय है 16,200 के ऊपर हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए. तो ओवरऑल नज़रिया यहाँ पर पॉजिटिव ही है, लेकिन अहम लेवल्स हैं जहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए. शर्मिला, आपसे तो सबसे पहले मैं खबर पर ही कमेंट चाहूँगा, क्योंकि जो सरकार ने डिसीजन लिया ओवर द वीकेंड, चाहे वो पेट्रोल डीजल की एक्साइज कम करने का हो या फिर मेटल यहाँ पर स्टील कंपनियों के लिए जो खबर थी कि एक्सपोर्ट में जो है ड्यूटी बढ़ा दी गई है, हमने देखा बाजार ने रिएक्ट किया जाहिर तौर पर उसके लिए. मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि टाटा स्टील जैसा स्टॉक या जेएसडब्ल्यू स्टील जैसा स्टॉक, जिनको जनरली अच्छा क्वालिटी स्टॉक माना जाता है, अगर वो न्यूज़ की वजह से 12% 14% एक दिन में टूट जाते हैं, जो कि आज हुआ, तो क्या हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए इसको? बिल्कुल. दो वजह है. एक तो मेरे हिसाब से चाइना रीओपन एक ऐसी बात है जो हम इसमें इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे चाइना ओपन होगा एक बड़ा डिमांड जो अभी तक 2-3 महीने से बंद था पूरे मेटल स्पेस के लिए, वो फिर से वहां से डिमांड आना चालू होगा. सो दैट विल बी वन थिंग दैट विल sort of firm up steel prices globally. I think currently if they are about at $900,000, वो expectation है कि 1,100 तक जा सकती है. If that happens, then export even with a 15% duty जो अब लगी है एक्सपोर्ट पर, इवन देन आई थिंक वो वायबल बनता है कंपनीज के लिए. ऐसा मैंने कई कंपनीज का फीडबैक बयान पढ़ा है आज के पेपर्स में. दूसरी चीज आई थिंक ये एक सेंटिमेंट हिट भी है इन द नियर टर्म, क्योंकि जिस तरह से वंस अगेन जिस तरह से कंपनीज ने मीडिया अलग अलग मीडिया चैनल्स पर आके ये चीज कही कि दे हैव एक्चुअली शिपमेंट व्हिच इज आउट ऑलरेडी, व्हिच इज ऑलरेडी लोडेड एंड व्हिच इज वेटिंग टू बी एक्सपोर्टेड. सो दे डोंट नो इन द नियर टर्म कि किस तरह से ये टैक्स उस पर भी लगेगा, कि जो ऑलरेडी निकल चुका है उस पर नहीं होगा, उनको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा या नहीं.
So I think these are all very near-term issues and very genuine issues जो companies के हैं, and I'm sure they would be sort of in talks with the government to to understand that और किस तरह से होगा ये सब. So I think वो चीज भी settle हो जाएगी, within maybe 20-30 days वो चीज भी settle हो जाएगी और उसका भी कुछ ना कुछ हल मिलेगा. And I think thirdly, if you are sort of decreasing prices, you're also decreasing the prices of your raw materials. उस वजह से आपकी प्राइस घट रही है. So in that sense, it's a neutral. सिर्फ ये है कि आपको अभी आपका डिमांड है वो पूरी तरह से whatever you make, you'll have to sell to domestic demand. और मेरे हिसाब से domestic demand भी काफी strong है. And you must remember that iron ore will now be cheaper for them and coal will also be cheaper. तो इन दोनों का आई थिंक असर उन पर आई थिंक in terms of cost of production आगे चलकर न्यूट्रली होगा. So yes, I think we have to use this as an opportunity to actually buy the good stuff. अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए. टाटा स्टील जैसी कंपनी जो है वो काफ़ी जानी मानी है और अच्छा स्टॉक माना जाता है. किरण, आप ही चलिए बता दीजिए कि यहाँ पर टाटा स्टील आज करीब 13% नीचे था, जाकर बंद हुआ है 1022-23 के आसपास. क्या ये लेवल सही है एंट्री के लिए? कल अगर मुझे अप्रोच करना है तो मुझे स्टॉक लेना चाहिए? ओवरऑल अगर टाटा स्टील के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक मेजर सपोर्ट हम देख रहे थे 1070-1060 के आसपास. तो एक कंडीशनल बाय रहेगा कि या तो 1060 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तब जाके आप इसमें खरीदी कीजिए. अदरवाइज जिस तरह का ब्रेकडाउन हम देख रहे हैं, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकडाउन है और जिस तरह से रैली यहाँ से 600 रुपए से एक रैली स्टार्ट हुई थी, वो रैली उसने कंप्लीट की है 1500 रुपए पे. सो ओवरऑल अगर इसके ऊपर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करूं तो 50% और 61% रिट्रेसमेंट वो 1060 से नीचे में 950 तक के सपोर्ट लेवल दिखा रही है. सो अगर जब तक 1060 क्रॉस नहीं करता है तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम नीचे में 960-950 तक के लेवल देखें. सो आइदर 1060 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो या तो फिर नीचे में 950-960 के लेवल तक वेट कीजिए. वहां पे आप एक बार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर्मेशन के हिसाब से लॉन्ग कर सकते हो. ओके, थोड़ी और गिरावट की संभावना, इसलिए 950-960 तक का वेट कीजिए, वहां पर आप पोजीशन लीजिए तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाता है. जाहिर तौर पर ट्रेड करने का मतलब ही यही, जब रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए बेहतर रहे. एक स्टॉक और शर्मिला आपसे बात करना चाहूंगा, वो है डीवीज लैब का. नतीजे अच्छे थे, यहाँ पर सरप्राइज ही किया इनफैक्ट रिजल्ट्स ने, लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री आई कंपनी की तरफ से वो शायद बाजार को पसंद नहीं आई. गाइडेंस कंपनी ने कोई भी क्लियरली दिया नहीं है. हमने देखा उसके बाद स्टॉक का क्या हाल हुआ, करीब करीब 10% नीचे जाकर बंद हुआ वो. कैसे आपने रीड किया और क्या करना चाहिए अब डीवीज लैब में? यस, सो हेडलाइन नंबर्स देखे तो बहुत अच्छे नंबर्स लगे. सो मार्केट हैज ऑब्वियसली रिएक्टेड टू द कमेंट्री और हम ये हमेशा इस तरह हमने पहले भी देखी है, विद वेरियस अदर रिजल्ट्स. जब कमेंट्री नेगेटिव आती है तो मार्केट उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको थोड़ा समय देना पड़ता है. So I think give it that time. For me, very honestly, pharma still क्योंकि एक export facing sector भी है और इनके नतीजे भी इतने अच्छे आए हैं. So I think this is definitely a stock जो आपको आपके radar पे रखना है और यहाँ से और correction होता है तो आपको lower level पर entry करने की सोचना चाहिए. But I think let the news get digested first. ओके, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, लेकिन आपको पहले बाजार को सेटल होने दीजिए, क्योंकि खबर की वजह से ये स्टॉक हमने गिरते हुए देखा. कंपनी की तरफ से जो कमेंट्री आई रिजल्ट्स के बाद वो बहुत एनकरेजिंग नहीं थी. रिजल्ट्स हालांकि बहुत अच्छे थे, लेकिन स्टॉक आपके सामने 10% नीचे. यहाँ पर इसकी वजह से थोड़ा सेटल डाउन होने दीजिए, उसके बाद अपॉर्चुनिटी ज़रूर बनती है डीवीज लैब में. किरण, ऑटो एक और स्पेस जो सरकार के फैसले से जिसको पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ जाहिर तौर पर, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, स्टील के दाम कम होंगे, तो इन लोगों के लिए जो है न सिर्फ रॉ मटेरियल है बल्कि लोग जब गाड़ी खरीदेंगे तो उनका खर्चा कम होगा. इस उम्मीद में शायद स्टॉक सबने चलते हुए देखे. अब आपको पिक करना है आज के इस जोरदार मूव के बाद. M&M, मारुति, हीरो मोटो, सब में, आयशर, सब में हमने 1.5 से 2%, 5% तक का मूव देखा. अगर कल मुझे ट्रेड करना है ऑटो में तो क्या करना चाहिए? पहला सवाल तो ये, और अगर हाँ तो किस में? डेफिनेटली. सो ओनली नॉट ऑटो बट आप ऑटो एंसिलरीज, ये दोनों सेक्टर्स पे आप ध्यान रखिए. जो भी आपने फंडामेंटल रीजन बताए, डेफिनेटली वो रीजन तो है ही. साथ ही साथ हम एक सेक्टर रोटेशन भी देख रहे हैं. जिस तरह से आईटी और फार्मा खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके सामने आप देखोगे ऑटो काफी टाइम से नीचे के लेवल पे था. वहां से एक क्वालिटी बाइंग हम देख रहे हैं कि जहाँ पे मार्केट ब्रेथ, जैसे मार्केट अगर नेगेटिव है फिर भी ऑटो में जो ब्रेथ होती है, ऑटो के अक्रॉस जो स्टॉक स्पेसिफिक है, वहां पे हम काफी अच्छी तेजी देख रहे हैं. सो अगर आपको कल ऑटो में तेजी मतलब
ट्रेड कर लेना चाहिए तो डेफिनेटली यस लेना चाहिए। सो हमारा पहला तो फेवरेट स्टॉक है हीरो मोटरकॉर्प। हम काफी टाइम से बोलते आए कि हीरो मोटरकॉर्प यहाँ से एक अच्छी तेजी के लिए कंप्लीट हो रहा है स्टॉक। आज ही उसने अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। साथ ही साथ एक राउंडिंग बॉटम भी स्टॉक्स में फॉर्मेशन किया है। सो नॉट फॉर द वन डे, बट अगर आप 2 महीना 3 महीना के होराइजन से अगर आप ट्रेड करना चाहो तो डेफिनेटली हीरो मोटरकॉर्प इज द स्टॉक के जहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। नीचे में आप स्टॉप लॉस 2500 का मेंटेन करके हीरो मोटरकॉर्प में एंट्री ले सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है मारुति। सो मारुति थोड़ा अंडर परफॉर्म था, ये जो भी रिकवरी आई उसमें इतना परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन आज जिस तरह का परफॉर्मेंस है एक बड़े गैप अप के साथ ओपन हुआ और अभी अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक छोटा सा ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अगेन इसमें भी आप एक लॉन्ग साइड ट्रेड करके चल सकते हो, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। अभी 78-90 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नीचे में अगर आपको मिले तो 7650 7700 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। सो वहां पे एक्यूमुलेट कीजिए। ओवरऑल स्टॉक लॉस 7500 का रखिए और 2 से 3 महीने में वी आर टारगेटिंग के ये स्टॉक आपको फिर से 8400 के आसपास देखने को मिले। सो हीरो मोटरकॉर्प एंड मारुति बोथ आर द चॉइस। चलिए, आप 2 व्हीलर चाहते हैं या 4 व्हीलर, ये आप चूज कीजिए। मारुति और हीरो मोटो, ये 2 स्टॉक्स यहाँ पर रिकमेंड किए जा रहे हैं किरण की तरफ से, जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। कुछ डिप की उम्मीद करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपका बेहतर हो जाएगा जाहिर तौर पर, लेकिन नजरिया 2 से 3 महीने का होना चाहिए। चलिए यहाँ पर रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं और अडानी पोर्ट के कल नतीजे आने वाले हैं। कंपनी के नतीजे कैसे रहेंगे ये बताने के लिए मेरी सहयोगी वामाक्षी जुड़ रही है मेरे साथ। वामाक्षी, बताइए क्या उम्मीद है बाजार को इस बार? अडानी पोर्ट्स के चौथे तिमाही के नतीजों की बात करें तो कंसोलिडेटेड आय में करीब 16% का ग्रोथ नजर आ सकता है और उसका अनुमान है करीब 4200 करोड़। ईबिटा की बात करें तो करीब 22% का उछाल देखने मिल सकता है और उसका अनुमान है करीब 2800 करोड़। मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में करीब 18% का ग्रोथ नजर आ सकता है और उसका अनुमान रहेगा करीब 1500 करोड़। ईबिटा मार्जिन पिछले साल के चौथे तिमाही में थे 63% पर, अब वो बढ़कर 66% पर आ सकते हैं। अडानी पोर्ट्स ने जो मार्च 22 में वॉल्यूम्स रिपोर्ट किए थे उसमें एक शानदार ग्रोथ नज़र आया था। जो स्लगिश वॉल्यूम्स नज़र आ रहे थे उसका ट्रेंड ब्रेक होता हुआ दिख रहा था। कार्गो वॉल्यूम्स तिमाही दर तिमाही आधार पर करीब 5% से बढ़े हैं, हालांकि कंटेनर वॉल्यूम्स 3% से घटे हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी नज़र बने रहेंगी, वो होंगे कंटेनर वॉल्यूम्स पे कंपनी के आउटलुक, केपेक्स प्लान्स और SEZ इनकम पर। तो अडानी पोर्ट्स एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद के साथ फोकस में रहेगा। शुक्रिया वामाक्षी। एक और कंपनी ग्रासिम के भी नतीजे आने वाले हैं कल। इस बार VSF और केमिकल सेगमेंट में वॉल्यूम बढ़ सकता है, नतीजे लेकर क्या अनुमान है ये जानने के लिए चलेंगे एक बार फिर मानसी के पास। मानसी, बताइए क्या उम्मीद है ग्रासिम से? बिल्कुल, ग्रासिम के नतीजे आते हुए दिखेंगे और अनुमान हम यही लगाकर चल रहे हैं कि नंबर्स जो हैं वो ऑन अ पॉजिटिव साइड ज़रूर नज़र आएंगे। एक्सपेक्टेशन है कि मुनाफे के फ्रंट पर और आय के फ्रंट पर नतीजे काफ़ी मजबूत रहेंगे, हालांकि मार्जिन्स में एक डिप ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर वॉल्यूम्स की बात करें, सालाना आधार पर 5% की बढ़त का अनुमान है VSF सेगमेंट के वॉल्यूम्स को लेकर। ग्रासिम के लिए ध्यान रखिए, कंपनी 2 सेगमेंट में ऑपरेट करती है, एक तो VSF सेगमेंट और दूसरा इनका केमिकल सेगमेंट। VSF सेगमेंट के वॉल्यूम्स में 5% की बढ़त सालाना आधार पर होने का अनुमान है और तिमाही आधार पर करीब 2% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। और इनके केमिकल सेगमेंट में भी वॉल्यूम्स जो है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस 5% तक बढ़ेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस करीब 0.5% तक की बढ़ोतरी वॉल्यूम्स के फ्रंट पर बढ़ने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। इसके अलावा मार्जिन्स की अगर बात करें, ओवरऑल अगर नतीजों में मार्जिन्स देखें 18% से करीब 14 से 15% तक जाते हुए दिख सकते हैं। तो मार्जिन्स में ऑफकोर्स इनपुट कॉस्ट प्रेशर है ही, जो कि कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं सीमेंट कंपनियों के लिए काफ़ी हद तक एक बड़ी कंसर्न बनता जा रहा है। इसी का एक इम्पैक्ट है जो कि वहाँ पर मार्जिन्स में गिरावट के तौर पर दिखेगा। लेकिन बिक्री और मुनाफा, क्योंकि लगातार मांग में बढ़त देखने को मिल रही है, तो बिक्री और मुनाफा जो है वो बढ़त के साथ ही देखने को मिलेंगे। अनुमान हम ये लगाकर चल रहे हैं कि बिक्री करीब 42% तक बढ़ती हुई दिख सकती है और मुनाफा जो है वो 9% तक बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं जिस पर खासतौर से नज़र रखनी होगी। कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है वो एक बड़ी वरी है, बड़ी कंसर्न है। इस पर मैनेजमेंट क्या कुछ कहता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नतीजों पर क्या पड़ता है, और साथ ही पेट्रोल, कोयले और डीजल प्राइसेस में जो एक एलिवेटेड एक्शंस देखने को मिले हैं, इसका इम्पैक्ट नतीजों पर क्या निकल कर आता है, इस पर भी नज़र रखनी होगी। लेकिन ऑल इन ऑल अगर मार्जिन्स को छोड़ दें, अनुमान यही है कि नतीजे ऑन अ पॉजिटिव साइड रहेंगे।
शुक्रिया मानसी। तो ये दो ट्रेड्स आपके लिए और हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, नतीजों पर स्टॉक्स काफ़ी हद तक मूव करते हैं। तो अडानी पोर्ट और ग्रासिम के नतीजे आने दीजिए, उसके बाद इसमें कोई पोजीशन बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। इस बीच शर्मिला, मैं आपसे बात करना चाहूँगा एयरलाइन इंडस्ट्री की, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आज आई हैं। आकाशा एयर जो राकेश झुंझुनवाला साहब की कंपनी है, उसकी फ़्लाइट्स बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं और उन्होंने तस्वीरें जो हैं वो अपनी पेश की हैं आज। जो एयरक्राफ्ट उनका आने वाला है मैक्स 737, बहुत जल्दी जो है जुलाई महीने में ये लोग अपना जो है शुरू करने का प्लान कर रहे हैं फ़्लाइट। इसके अलावा जेट की तरफ से भी खबरें आ रही हैं, वहाँ पर कुछ मैनेजमेंट चेंज हो रहे हैं और उनको भी परमिशन मिल गई है, तो वो भी अब फ्लाई करना शुरू करेंगे शायद जुलाई से। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं हमारे, चाहे इंटरग्लोब एविएशन है या जेट है, स्पाइस जेट है, उन पर इस तरह के डेवलपमेंट का? इनफैक्ट आई थिंक अगर एक नया प्लेयर आता है, इट जस्ट सॉर्ट ऑफ हेल्प्स द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स टाइटन अप देयर एक्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक कोई आपको सी, बिकॉज मार्केट ऐसा है ना कि मार्केट काफी अच्छा है अभी के समय पे, और शायद ये एयरलाइन भी इसी वजह से लॉन्च हुई है बिकॉज उनको ये इस तरह की ग्रोथ महसूस हुई कि हाँ देयर इज स्टिल स्पेस फॉर अनदर प्लेयर, एंड वी वर ऑलरेडी अ प्लेयर विद 3 or 4 पीपल फ्लाइंग डोमेस्टिकली, जिसमें से जेट एयरवेज निकल गया, किंगफिशर निकल गया, सो यू नो वैसे भी वहां पर 2 प्लेयर्स निकल गए थे। So I think there's definitely room for one player, and from every perspective, I think whether it is airline or आप और मेरे जैसे कंज्यूमर, ये अच्छी न्यूज ही है। So I wouldn't take it as a negative for the sector really. बिल्कुल पॉजिटिव खबर ही है, और जैसा कि आपने भी कहा, आपके और हमारे लिए भी अच्छी खबर है। देखते हैं टिकट्स कब से बुक कर सकते हैं, जैसे ही पता लगेगा तो इस बार शायद आकाशा की फ़्लाइट लेकर चलेंगे छुट्टी पर, वो भी प्लान बनाया जा सकता है। चलिए, लेकिन इस बीच वक्त हो गया है ये जानने का कि मेरे मेहमान कौन से आइडियाज़ कल के दिन के लिए आपके लिए लेकर आए हैं। वक्त है VIP शेयर्स का। किरण, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए कल के दिन के लिए कौन से स्टॉक्स पर फोकस रहेगा आपका? सो ओवरऑल जैसे स्टार्टिंग ऑफ द कमेंट्री हमने बताया था कि बैंक निफ्टी में हमें लग रहा है कि काफी एक अच्छी तेजी बन सकती है बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव डेटा, जिस तरह से रोल ओवर पोजीशंस हो रही है। सो बैंकिंग सेक्टर में से AU बैंक इज अवर प्रीफर्ड चॉइस। जिस तरह से डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है, तो साथ ही साथ अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो वहां पे भी एक डबल बॉटम ब्रेकआउट है और स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और क्लियरली ब्रेकआउट ट्रेड है। सो ओवरऑल AU बैंक में एक अच्छी तेजी हम देख सकते हैं। सो 1335 के आसपास स्टॉक का क्लोजिंग है, वहां से आप लॉन्ग कर सकते हो। 1-2 दिन में 1400 तक के टारगेट हम एस्टिमेट कर रहे हैं और 1295 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेड होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो महिंद्रा हॉलीडेज है। ओवरऑल अगर हम हॉलीडेज रिलेटेड जो रेस्टोरेंट है या तो रिसोर्ट्स है उसमें एक अच्छी तेजी देख चुके हैं, अभी भी लग रहा है कि महिंद्रा हॉलीडेज में यहाँ से एक तेजी बरकरार हो सकती है। ओवरऑल स्टॉक अपनी सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और रिसेंटली जो करेक्शंस आया था उस करेक्शंस में वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो खास कुछ इतने अट्रैक्टिव वॉल्यूम्स नहीं थे, और अभी जिस तरह से आज के दिन में वॉल्यूम्स हुए वो लास्ट 20 दिन की एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा हुए। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। 245 के आसपास स्टॉक का क्लोजिंग है, वहां से आप लॉन्ग करके चल सकते हो। 1 से 2 दिन में हम 269 तक के टारगेट देख सकते हैं और स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 230 मेंटेन कीजिए। ओके, 2 बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर आपके लिए, AU बैंक और महिंद्रा हॉलीडेज, जिन पर आप कल के दिन जो है अप्रोच कर सकते हैं और पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। शर्मिला, आपकी तरफ से कोई आइडिया? यस, इट्स अ लॉन्ग है दीपक नाइट्राइट। इनके नतीजे अगर आप देखेंगे तो दे वर अ बीट ऑन ऑल द एस्टिमेट, एबिटा हो, मार्जिन्स हो, सभी अलग अलग उनके जो प्रोडक्ट्स है वर्टिकल्स, उनसे भी नतीजे अच्छे आए हैं, मार्जिन्स हैव इम्प्रूव्ड और आगे चलकर भी इसी तरह की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रहने की उम्मीद है। द स्टॉक हैज करेक्टेड, तो मेरे हिसाब से आपको डिप्स पे इसको लेना चाहिए एंड माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू 2300। प्लीज रिमेंबर दिस इज अ लॉन्ग टर्म बाय है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। 2300 तक के टारगेट दीपक नाइट्राइट यहाँ पर पसंद है शर्मिला को और उसको आप कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया किरण और शर्मिला, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और अपने स्टॉक्स पिक्स भी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों ने शेयर बाजार की अपनी समझ काफ़ी अच्छी बना ली है।
कई अनुभवी निवेशक अब सफल स्टॉक पिकर भी बन चुके हैं। ईटी नाउ स्वदेश आपको यानी हमारे दर्शकों को अपने स्टॉक चुनने के कौशल को प्रदर्शित करने का और ये साबित करने का मौका देने जा रहा है कि वास्तव में आप शेयर बाजार की नब्ज पर कड़ी पकड़ रखते हैं और आप हैं एक सटीक निवेशक। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ईटी नाउ स्वदेश प्रस्तुत करते हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार, एक अनोखी प्रतियोगिता जहां आपको अपने खुद का सेंसेक्स बनाकर बेहतरीन रिटर्न जनरेट करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए 56161 पर SKS SMS करें या फिर www.sensex-superstar पर लॉग ऑन करें और जीतें एक्साइटिंग इनाम। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पेश करते हैं ईटी नाउ स्वदेश सेंसेक्स का सुपरस्टार। तो आज ही मैसेज कीजिए और पाइए मौका सेंसेक्स का सुपरस्टार बनने का। चलता रहा है सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर।